नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की अनुमति के साथ अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन आज से शुरू। संयुक्त प्रवेश परीक्षा तथा संयुक्त पात्रता और प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए मुंबई उपनगरीय रेल सेवा में यात्रा की अनुमति। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए तीसरा सीरो सर्वेक्षण आज से। और कोविड-19 से लड़ने के लिए जापान भारत को 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्रदान करेगा। समाचार प्रभात के इस अंक के साथ मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी फरहत नाज। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल शाम निधन हो गया। नई दिल्ली के सेना अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 84 वर्ष के थे। रविवार को फेफड़ों में संक्रमण के कारण भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार ने श्री मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रध्वज आधे झुके रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराटी में प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ। कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि तथा विधि में उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने कॉलेज शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन में अपने पिता के योगदान से प्रेरणा लेकर श्री मुखर्जी संसद के उच्च सदन राज्यसभा में चुने जाने के बाद वर्ष 1969 में पूरी तरह सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े। उन्होंने केंद्रीय वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में काम किया। वह 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मेट्रो रेल आदि की स्थापना जैसे विभिन्न मुद्दों पर गठित 95 से अधिक मंत्री समूहों की अध्यक्षता करते हुए सरकार के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों तक पहुंचने में अग्रणी भूमिका निभाई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक संदेश में कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि श्री मुखर्जी ने एक संत की भावना से देश की भरपूर सेवा की। श्री कोविंद ने कहा कि भारत रत्न श्री मुखर्जी के 5 दशक के राजनीतिक सफर में परंपरा और आधुनिकता का सम्मिश्रण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोड़ी है। वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला। वे एक उत्कृष्ट सांसद होने के साथ ही बेहद मुखर और हंसमुख नेता थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह खोल दिया था। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे, ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था। लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता, और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणब दा ने किया। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्री मुखर्जी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों का गरिमा के साथ निर्वहन किया। वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट का उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो, वो हमेशा एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में ही पेश आए। एक महान राजनेता, एक धुरंधर रणनीतिकार, एक सभी पार्लियामेंट में एक गरिमा के साथ, और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें रूस का सच्चा दोस्त बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने संदेश में श्री पुतिन ने कहा कि श्री मुखर्जी ने भारतीयता और उच्च अंतर्राष्ट्रीय समझ वाले सम्मानित व्यक्ति थे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष सामरिक भागीदारी वाले रिश्तों को मजबूत बनाने में श्री मुखर्जी ने महत्वपूर्ण निजी योगदान दिया था। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 14 सितंबर को लोकसभा का सत्र बुलाया है। उम्मीद है कि राज्यसभा का सत्र भी अलग समय पर बैठेगी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों के कारण दोनों सदनों में बैठने के तरीके बदलने का फैसला किया गया है। कोविड महामारी को देखते हुए पहली बार नए उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में सभी सांसदों की जांच, लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के नियमित संचालन पर लगी रोक 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। डीजीसीए ने कहा कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर यह रोक लागू नहीं होगी। हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गों पर पहले से ही स्वीकृत की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेंगी। सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के हिस्से के रूप में कोरोना निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दी थी। दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में इस महीने की 7 तारीख से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी और स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। केंद्र ने इस महीने की 21 तारीख से 100 लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी थी। सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा भी स्थगित रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तमिलनाडु के सभी जिलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिर से बहाल हो गई हैं, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पाबंदियां जारी हैं। राज्य सरकार ने अनलॉक 4 के अंतर्गत नियमों में कई छूट देने के आदेश जारी किए हैं। इनमें शादी विवाह में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित रखने संबंधी नियम भी शामिल हैं। नागालैंड सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां, होटल, व्यायामशालाएं और योग संस्थानों के साथ ही सैलून और पार्लर को भी सभी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए खोलने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकार ने 30 सितंबर तक समूचे राज्य में लॉकडाउन उपायों का कड़ाई से पालन करने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 30 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति होगी, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र के बच्चे स्कूलों में नहीं आ सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इन 4 राज्यों में कोविड के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है और उनमें से कुछ में मृत्यु दर का प्रतिशत भी बढ़ा है। ये दल कोरोना के पॉजिटिव मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे। प्रत्येक दल में एक महामारी विशेषज्ञ और एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 76.61% हो गई है। अब ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। अब तक कोविड महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 27,74,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 8 दिनों में 5 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि अब तक 4 करोड़ 23 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की अनुमति के साथ अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए
संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस आज से शुरू। संयुक्त प्रवेश परीक्षा तथा संयुक्त पात्रता और प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए मुंबई उपनगरीय रेल सेवा में यात्रा की अनुमति। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए तीसरा सीरो सर्वे आज से और कोविड-19 से लड़ने के लिए जापान भारत को 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्रदान करेगा। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए मासिक सीरो सर्वेक्षण का तीसरा दौर आज से शुरू होगा। इस दौरान करीब 17,000 नमूने लिए जाएंगे। पिछला सीरो सर्वेक्षण 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय राजधानी में 29.1% लोगों में कोविड-19 संक्रमण से संबंधित एंटीबॉडी पाई गई थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अगस्त सर्वेक्षण के बारे में बताया था कि इसमें 11 राज्यों से 15,000 नमूने लिए गए थे। उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि अगला सीरो सर्वेक्षण 1 सितंबर को कराया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी आई है। कल दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,358 नए मरीजों का पता चला। राजधानी में अब तक 1,74,000 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में इस महामारी से 4,400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,280 नए मामले आए हैं, जबकि 1,025 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। इस दौरान 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। गुजरात में अब तक 23,31,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है, जिसमें से 66,363 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। कल सामने आए संक्रमण के 1,280 नए मामलों में से सबसे अधिक 171 मामले सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 147 और वडोदरा में 93 नए मामले सामने आए। कल 1,025 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 77,782 हो गई है। कल 14 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,022 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 27 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण के 11,852 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 7,92,541 हो गई है। मृतकों की कुल संख्या 24,583 है। राज्य में अस्पतालों से स्वस्थ होकर लौटे व्यक्तियों की 5,73,559 हो चुकी है। इस समय राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामले 1,94,056 हैं। बिहार में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 87% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,000 से कम मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2,267 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,324 संक्रमित पाए गए हैं। पॉजिटिविटी की दर घटकर 1.47% हो गई है। राज्य में अब तक 31,87,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसमें 1,36,337 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरी ओर 1,19,572 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। 2 जिलों पटना और भागलपुर में 100 से अधिक नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना को पराजित करने वाले 54,000 से अधिक लोगों को प्लाज्मा दान के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इसके लिए सभी प्लाज्मा संग्रहण केंद्रों और अस्पतालों को आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। आईआईटी मद्रास की सहायता से शुरू की गई एक स्टार्टअप कंपनी ने कोविड-19 महामारी के वायरस की रोकथाम करने में सक्षम नैनो मटेरियल खोज निकाला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अब तक पकड़ में न आने वाला SARS-CoV-2 विषाणु जो कोविड-19 से फैलता है, ऐसे लगता है कि अब वैज्ञानिकों के चंगुल में फंस गया है। वस्त्रों पर इन अति सूक्ष्म नैनो पार्टिकल्स की परत चढ़ाने पर कोविड-19 के विषाणुओं से काफी हद तक बचा जा सकता है। एक टेक स्टार्टअप कंपनी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल से प्रेरित होकर आईआईटी मद्रास की मदद से इन पार्टिकल्स का विकास किया है। जब कोविड वायरस या अन्य बीमारियां फैलाने वाले कोई जीवाणु इन नैनो पार्टिकल्स वाले वस्त्र के संपर्क में आता है
है तो वह 5 मिनट में निष्क्रिय हो जाता है। इसका विकास करने वाले स्टार्टअप का कहना है कि इस तरह के वस्त्रों को 60 बार धोया जा सकता है और किसी भी तरह के वस्त्रों जैसे फेस मास्क, पीपी किट्स और पैकेजिंग सामग्री पर इन नैनो पार्टिकल्स की परत चढ़ाई जा सकती है। हालांकि इन पार्टिकल से महामारी का इलाज नहीं होता, लेकिन इनके लेप वाले मास्क, पीपी किट्स और अन्य चीजों के इस्तेमाल के साथ साथ सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करके कोरोना महामारी से काफी हद तक बचाव संभव है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने अनलॉक 4 के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में कई रियायतों की घोषणा की है। सभी दुकानें, प्राइवेट कार्यालय, कार्यस्थल और बाजार खुले रहेंगे। हालांकि इसके खुलने की अवधि सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक होगी। निकोबार जिले में दुकानें सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंप, निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम, एटीएम और दवा की दुकानें शाम 9:30 बजे तक खुली रहेंगी। ऑटो, टैक्सी, जीप और राज्य परिवहन निगम की बसें आज से चलना शुरू हो गई हैं। देश में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू हो रही है। देश भर में 660 केंद्रों में आज से 6 सितंबर तक आयोजित की जाने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए 9,58,000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों ने परीक्षार्थियों के घर से परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा की भी व्यवस्था की है। आईआईटी के कुछ पूर्व विद्यार्थियों के एक समूह ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से परीक्षार्थियों की मदद करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और कर्मचारियों का कोविड महामारी से बचाव और परीक्षा के सुचारू आयोजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा नीट में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को मध्य और पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय नेटवर्क के अंतर्गत विशेष उपनगरीय रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। इससे मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले 50,000 से अधिक परीक्षार्थियों को अपने अपने परीक्षा केंद्रों तक समय से सुरक्षित रूप से पहुंचने में मदद मिलेगी। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा वाले दिन अपने माता पिता या अभिभावक के साथ उपनगरीय रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। इसके लिए स्टेशनों में रेलवे और सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में टिकट खरीदने के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले जा रहे हैं और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। रेलवे ने लोगों से अपील की है परीक्षार्थियों, उनके साथ आए अभिभावकों और रेलवे के आवश्यक कर्मचारियों के अलावा अन्य लोग जेईई और नीट परीक्षाओं के दौरान अनावश्यक रूप से स्टेशन पर न आएं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी नेता आशीष शेलार ने कुछ समय पूर्व पत्र लिखकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से रेल मंत्रालय से संपर्क करने और मुंबई में परीक्षार्थियों को उपनगरीय रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने नीट और जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है। विद्यार्थियों को ब्लॉक या जिला मुख्यालयों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा का प्रबंध किया गया है। जो विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे टेलीफोन नंबर 181 पर कॉल करके या राज्य सरकार के पोर्टल mapit.gov.in/covid19 पर लॉगिन करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का प्रतीक समझा जाता है। अहिंसा शब्द महात्मा गांधी के नाम का लगभग पर्यायमान बन गया है। गांधी जी ने अहिंसा को एक जीवन दर्शन और आदर्श जीवन शैली के रूप में भी अपनाया। उन्होंने कहा था कि अहिंसा सर्वोच्च दायित्व है। हम पूरी तरह भले ही इसे व्यवहार में न ला पाएं, लेकिन हमें इसकी मूल भावना को अवश्य समझने का प्रयास करना चाहिए और हिंसा से यथासंभव दूर रहना चाहिए। एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी के अनुसार लोग जानबूझकर या अनजाने में हिंसा करते हैं।
उनके अनुसार किसी को मन, वचन, शरीर से दुख न पहुंचाना अहिंसा है। महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा सिर्फ उपदेश नहीं, जीवन का क्रियात्मक सिद्धांत है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति अगर हिंसा की प्रचंड आग के बीच भी अहिंसा के नियम को समझ पाता है तो वो धन्य है। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने के आह्वान की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने खिलौने सहित कई व्यवसायों में पहल करना शुरू कर दिया है। राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि राज्य सरकार निवेश को आकर्षित करने और चीन से आयात कम करने का प्रयास कर रही है। एक रिपोर्ट। इंदौर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री श्री सकलेचा ने कल बताया कि राज्य में खिलौना, फर्नीचर, बिजली के उपकरण और दवा निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार राज्य की 1000 बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने की योजना पर भी काम कर रही है, जो वित्तीय संकट, उत्पादन तकनीक, बाजार के कारकों, श्रमिक मुद्दों और अन्य कारणों से बंद हो गई हैं और अब उनके मालिक उन्हें फिर से शुरू करना चाहते हैं। राज्य सरकार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ भी बातचीत कर रही है, जिससे अगले 45 दिनों में इंदौर या भोपाल में DRDO के साथ एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया जा सके। श्री सकलेचा ने कहा कि राज्य सरकार रक्षा उत्पादन में निवेश को आमंत्रित करने की कोशिश भी कर रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पत्र सूचना कार्यालय की जम्मू इकाई ने कल एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु के नृत्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक विरासत, रीत रिवाज और परंपराओं को प्रोत्साहित करना था। एक रिपोर्ट। बातचीत के दौरान चेन्नई के कला क्षेत्र फाउंडेशन की निदेशक रेवती रामचंद्रन ने जम्मू प्रभाग के लोकप्रिय नृत्यों, विशेष रूप से रामबन जिले के थाली नृत्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने जम्मू की डोगरा संस्कृति और इस क्षेत्र के बाख जैसे लोकगीतों की सराहना की। उन्होंने रौफ जैसे कश्मीरी नृत्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कश्मीर चाकरी भी कला का एक विशिष्ट रूप है, जो कला प्रेमियों को बेहद आकर्षित करता है। वे जम्मू क्षेत्र से अत्यंत प्रभावित हुई, जहां कटरा में वैष्णो देवी, राजौरी में शारदा शरीफ और पुंछ जिले के लौरान क्षेत्र में बूढ़ा अमरनाथ जैसे धार्मिक स्थल हैं। वेबिनार में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों प्रदेशों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य पूरे करने के लिए एक दूसरे की संस्कृति को जानने, समझने और साझा करने की आवश्यकता है। लोक संपर्क ब्यूरो चेन्नई, लोक संपर्क ब्यूरो जम्मू के कलाकारों और जम्मू विश्वविद्यालय, भदरवाह के डिग्री कॉलेज, जम्मू और चेन्नई की संगीत और ललित कला संस्थाओं, कला श्रेष्ठ फाउंडेशन चेन्नई और जम्मू के स्थानीय संस्थानों के विद्यार्थियों ने वेबिनार में भाग लिया। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। जापान ने भारत को कोविड-19 आपात सहायता के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की आधिकारिक विकास ऋण सहायता देने का वायदा किया है। आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव डॉक्टर CS महापात्रा और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी संतोषी ने कल नई दिल्ली में इस आशय के दस्तावेज का आदान प्रदान किया। स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित यह ऋण भारत को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए दिया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले दिनों में और ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। अक्टूबर 31 तक मानसून का जो स्थिति है, लगभग 10% ज्यादा बारिश हुआ है देश में। अगले 2 दिन के लिए वेस्ट राजस्थान, पंजाब और वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लगभग सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ 1-2 जगह पर हेवी रेनफॉल होने का उम्मीद कर रहे हैं। 5 तारीख से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बारिश बढ़ेगा और वहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का उम्मीद है। 2 तारीख से ओडिशा से शुरू करके वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार वगैरह में हेवी स्प्रेड रेन होने का उम्मीद है और वहाँ आइसोलेटेड हेवी रेन हो सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आमतौर से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा और बूंदाबांदी की संभावना है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा का अनुमान है। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में भी दोपहर या शाम तक बादल घिरने के आसार हैं।
गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास सुर्खियां हैं। जी मुकेश, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूर्वी लद्दाख की खबर से। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच चीन की घुसपैठ की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, आधी रात चुपके से घुस रहे थे चीनी, भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा, सेना ने कहा चीनी जवानों ने उकसाया। जनसत्ता का शीर्षक है, भारतीय सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में नाकाम की चीनी घुसपैठ। पूर्व राष्ट्रपति और कद्दावर राजनीतिज्ञ प्रणब मुखर्जी के निधन पर जनसत्ता लिखता है, नहीं रहे प्रणब दा, दिल्ली छावनी स्थित रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में निधन। दैनिक भास्कर ने दिया है, भारत का एक और रत्न अलविदा। पत्र ने किस्मत शीर्षक से लिखा है, 3 बार पीएम बनते बनते रह गए। पंजाब केसरी की सुर्खी है, चले गए सियासत के शिखर पुरुष। हरिभूमि की सुर्खी है, ग्रामीण इलाके में काम करने वाले डॉक्टरों को पीजी कोर्स के एडमिशन में मिल सकेगा आरक्षण का लाभ। पत्र के अनुसार उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का बड़ा फैसला। नीट पीजी मेडिकल सीटों में आरक्षण को दी गई मंजूरी। राज्यों को ग्रामीण या दूरस्थ सेवा के लिए योजना बनाने को कहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों की अनुमति के साथ अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन आज से शुरू। संयुक्त प्रवेश परीक्षा तथा संयुक्त पात्रता और प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए मुंबई उपनगरीय रेल सेवा में यात्रा की अनुमति। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए तीसरा सेरो सर्वेक्षण आज से। और कोविड-19 से लड़ने के लिए जापान भारत को 3500 करोड़ रुपए का विकास सहायता ऋण प्रदान करेगा।